हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमरेंद्र तिवारी एंड यू वाचिंग बोधिसत्व पीसीएस। जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि आपके साथ 10 से 15 बिहार लोकोक्तियों से संबंधित निबंध के टॉपिक शेयर किए जाएंगे, इसका एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। इसका अल्टीमेट गोल होगा आपके सेंस ऑफ वंडर को एक्टिवेट करना, आप में उस टेंडेंसी को कल्टीवेट करना जिसके वजह से आपके दिमाग की जो तारे हैं, जो नर्वस सिस्टम है, वो किसी भी टॉपिक को तोड़े, उसको विखंडित करे और उससे संबंधित बहुआयामी अप्रोच के साथ निबंध को लिख पाए। इसी प्रयास के अंतर्गत आज का हमारा जो पहला टॉपिक है बिहार लोकोक्तियों से संबंधित, चलनिया हंसे सुपुआ से तोरा में 77 छेद। डियर एस्पिरेंट, ये जो बिहार की लोकल लोकोक्ति है, ये अपने आप में बहुत बड़े दर्शन को समाहित करती आ रही है और जिसने भी कहा होगा इसकी शुरुआत करी होगी बहुत सोच समझ के करी होगी। कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, इसके शाब्दिक अर्थों को खंगालने की कोशिश करी जाए कि चलनिया हंसे सुपवा से। आप सब लोग इसमें जो जो भी इक्विपमेंट यूज करे गए हैं, चलनिया हस्तचालित यंत्र होता है जिसमें जो है, जैसे आपने देखा होगा गांव और घरों में आटा मारने से पहले माताएं या बहनें क्या करती हैं, आटा को चालती हैं। तो किससे चालती हैं? चलनी से चालती हैं। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे छिद्र जो हैं वो होते हैं। और सूपा भी क्या होता है? ये भी हस्तचालित यंत्र होता है और आजकल तो मशीनीकृत हो गई है सारी चीजें, ऑब्वियस। तो इसमें भी क्या होता है, ये भी काम साफ सफाई का करता है और ऑब्वियस आप गांव घरों में आपने देखा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मिनिमम, इसमें भी छिद्र होते हैं लेकिन मिनिमम छिद्र होते हैं। तो एक चलनी जिसमें बहुत सारे छिद्र हैं, वो खुद सूपा को हंस रहा है कि अरे भैया, तुम्हें तो 77 गो छेद है। दैट मीन्स वो अपने अवगुणों को नहीं देख रहा है, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहा है, गवेषणा नहीं कर रहा है और दूसरे के अवगुणों को बढ़ा चढ़ा के कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में इसके फिलोसफिकल आयाम को, इसके साइकिक आयाम को, कि कैसे आपके ये प्रोजेक्शन बायस को दर्शाता है। कबीर का दर्शन, यहाँ पे कबीर का दोहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है कि इसमें आत्म अवलोकन पे कितना ज़्यादा फोर्स दिया है बाबा कबीर दास ने, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके साथ साथ इसमें देखेंगे कि कैसी हमारी सोसाइटी दरक रही है। इसी फिलॉसफी पे आधारित ये जो चीज़ होती है ना कि चलनिया हाथ से सुपा के तोरा में 77 छेद। तो लोग जो है अपने अवगुणों को नहीं देखते हैं, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं और दूसरे के अवगुणों को पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे उनका आत्म सुधार नहीं होता है, इंक्रीमेंट नहीं होता है और कहीं ना कहीं सोसाइटी दरक जाती है, परिवार दरक जाता है, आत्मिक रिलेशन जो है वो दरक जाते हैं, पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है। तो इसमें सब आयाम देखेंगे, दार्शनिक आयाम देखेंगे, साइकिक आयाम देखेंगे, इसके साथ साथ वैज्ञानिक आयाम देखेंगे, आर्थिक आयाम देखेंगे और साथ में देखेंगे कि कैसे यह व्यक्तिगत रिलेशन से लेकर इंटरनेशनल रिलेशन तक ये चीजें अभी कायम है। डियर एस्पिरेंट्स, बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अमूमन देखिए बिहार लोकोक्तियों से संबंधित आपको दिक्कत इसलिए होती है ना कि आप जो है चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हो, रटने की कोशिश करते हो। जब चीज़ों का ऑपरेशनल थॉट प्रोसेस के तहत उसको हैंडल करने की कोशिश करोगे, विषय वस्तु को हैंडल करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। डियर एस्पिरेंट, इस पार्टिकुलर लोकोक्ति में मानव स्वभाव, समाज की विडंबना, समाज की ड्यूलिटी, डबल स्टैंडर्ड, इसके साथ साथ आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता को उजागर करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, जैसे एक संस्कृत की उक्ति है, आत्म प्रशंसा मरणम और पर निंदा च तादृशी। ये ऐसा कहने का तात्पर्य इसका ये है कि आत्म प्रशंसा जो है मतलब मरण का समान है। आत्म प्रशंसा जब आप खुद करने लगे, आत्ममुग्धता का शिकार हो गए, तो आपकी अवनति जो है सुनिश्चित है और पद पर निंद्रा भी लगभग इसी के समान है। तो आत्म प्रशंसा और पर निंद्रा दोनों से बचने की इसमें कोशिश करी गई है। क्रिटिकल, अपने आप को क्रिटिकल इवेल्युएशन पे फोकस करने पे, इस पे विशेष ध्यान दिया गया है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो एक एक करके हम इसमें देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मानव स्वभाव, समाज की विडंबना, डबल स्टैंडर्ड, आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता को उजागर करता है। इसके आयाम क्या क्या हैं? इसका दार्शनिक आयाम है, मनोवैज्ञानिक आयाम है, आत्मबोधिक आयाम है, सामाजिक आयाम है, सांस्कृतिक आयाम है, विज्ञान और अर्थव्यवस्था से संबंधित आयाम है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी
इसके क्या क्या आयाम हैं, इसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से अपने शब्दों को, अपने अर्थों को हर एक आयाम में पिरोने की कोशिश करता है। और अगर हम ये ना देखें कि हम ये इस फिलॉसफी को ना अडॉप्ट कर लें कि हम खुदे चलनी हैं, हमें लाख अवगुण है, हम दूसरे के माइनर से गलतियों को, माइनर से अवगुण को बढ़ा चढ़ा के देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रथम आयाम को, जो कि दर्शन से संबंधित है। इस स्टडी में हम ले लेंगे आपके कबीरदास जी को। ठीक है, संत कबीरदास जी ने क्या कहा था? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल है कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। दैट मीन्स समाज में मैं गया बुरा को ढूंढने, तो मैंने देखा कि बुरा कोई है ये नहीं है। और जब अपना आत्मा अवलोकन किया, गवेषणा किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, तो हमें देखा, आत्मविश्लेषण किया, तो हमें देखा कि हम में ही बहुत ज्यादा बुराई है। ऐसा होता है कि हम जिस कलर का चश्मा लगा लेते हैं अपनी आंखों पे, तो पूरी दुनिया का रंग हमें वैसा ही नजर आता है। तो यह मानवीय दुर्बलताओं और समाज में प्रचलित पाखंड को कबीरदास जी ने उजागर करने की कोशिश करी थी। और ये पाखंड क्या है कि चलनिया हंसे सुपवा के कि तोरा में 77 को छेद। और इन्होंने आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा दी थी लोगों को, और ये बताया था कि आत्म सुधार ही उन्नति की क्या है, कुंजी है। ठीक है, और हम स्वयं में सुधार करेंगे तभी समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि व्यक्तिगत रिलेशन में आजकल पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है, माँ बाप से पुत्रों का रिश्ता टूट जाता है, समाज सोसाइटी में रिश्ता टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? कहीं ना कहीं सब लोग आत्ममुग्धता के शिकार हैं। सब लोग जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने से बचते हैं, आत्मनिरीक्षण करने से बचते हैं, गवेषणा करने से बचते हैं। वो अपने गुणों को, अपने अवगुणों को एक एक करके तराजू पे तौलने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि दूसरे के अवगुण उन्हें बहुत बड़ा नजर आता है। जिसके वजह से क्या होता है, सौम्यता, जो कि मानवीय रिश्तों का मूल आधार है, वो सौम्यता टूट जाता है। सौम्यता का जो रस है वो फीका पड़ जाता है और रिलेशन क्षत विक्षत हो जाते हैं। तो जरूरी है कि हम खुद के आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा लें, खुद ही पहले अपने अवगुणों को सुधारेंगे, दूसरे के दोषों पे ध्यान न देते हुए खुद को के दोषों को दूर करने का प्रयास करें, तभी जाके ये मानवीय रिश्तों को हम अप टू मार्क तक ले जा सकते हैं। इसमें एक फेमस केस स्टडी आप दे सकते हो, महात्मा गांधी की। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे अपने शिक्षक के द्वारा कि महात्मा गांधी के पास एक माता जाती है और कहती है, मंगल बाबा हमारा बचवा जो है बहुत चीनी खाता है, जरा इसे बोल दो कि वह चीनी ना खाए। तो महात्मा गांधी को कहते हैं, ठीक है बहन, आप 1 सप्ताह या 10 दिन बाद आना। तो वो फिर से माता जो है अपने बच्चे को लेकर 10 दिन बाद मंगल बाबा के पास पहुंचती है और कहती है, बाबा इसे बोल दो कि यह चीनी ना खाए। और महात्मा गांधी ने उस समय बोल दिया कि बेटा तुम चीनी मत खाओ, यह स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। तो वो बच्चा मान भी जाता है और फिर चीनी को नहीं छूता है, हाथ नहीं लगाता है। तो वो औरत जो है काफी ज्यादा, दैट मीन्स माता काफी ज्यादा अचंभित होती है और महात्मा गांधी के पास जाती है और पूछती है कि आपने उस समय 10 दिन पहले ही क्यों नहीं कहा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं खुद इस अवगुण से ग्रसित था, तो उसको कैसे मोटिवेट कर सकता था, और मेरे शब्दों की जो फ्रीक्वेंसी है, सुधारात्मक फ्रीक्वेंसी है, कैसे उस दिमाग को ट्रिगर कर पाती कि तुम चीनी मत खाओ, जबकि मैं खुद ही बहुत ज्यादा मीठा खाता था, चीनी खाता था। मैंने पहले अपने अवगुण को दूर किया, उसके बाद उसके अवगुण को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, उसमें सुधार लाने का प्रयास किया। तो ये बात समझ में आ रही है ना कि यहाँ पे सुपवा चलनिया जो है सुपवा को नहीं हंस रहा है कि तुम्हें 77 छेद है। इसी फिलॉसफी को उन्होंने अडॉप्ट किया, इसके नकारात्मक परिणाम को उन्होंने सोचा कि जब मैं खुद के अवगुण को दूर नहीं करूंगा, खुद के दोषों को दूर नहीं करूंगा, तो दूसरे के दोषों को दूर करने का मेरे पास कोई हक नहीं है। तो ऐसा केस स्टडी आप लिख सकते हो। देखो, आज के जमाने में शिक्षक का कार्य है, और शिक्षक का हमेशा से ही कार्य रहा है। हमारी सनातन संस्कृति में जो वैदिक परंपरा और गुरुकुल का जो सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, उसमें मौखिक ज्ञान दिया जाता था। मौखिक ज्ञान के बाद भी लोग जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे, निष्कर्ष पे पहुंचते थे, बहुत नए नए वैज्ञानिक खोज करते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, उस समय जो शिक्षक थे ना, आपके दिमाग को ट्रिगर्ड करते थे। तो मेरा यही प्रयास है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, अपने आप को ऋषि महर्षि नहीं समझ रहा हूं,
बट हाँ, एक टीचर का यही कर्तव्य है कि आपके सेंस ऑफ वंडर को एक्टिवेट करना, आपके दिमाग के ऑपरेशनल प्रोसेस को मल्टी डायनेमिक बनाना, ताकि आप ज़्यादा ऑपरेशनल हो सको, ज़्यादा जो है डायनेमिक सोच सको, और ऐसी टेंडेंसी आप में कल्टीवेट हो सके। डियर एस्पिरेंट्स, हमारा अगला आयाम है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखो, मनोविज्ञान में इसे प्रोजेक्शन बायस बोला जाता है, ठीक है, जिसमें हम अपनी चीज़ों को ही हमेशा देखते हैं, दूसरे की चीज़ों को नहीं देखते हैं, उसके गुण अवगुण को, मतलब अवगुण तो हमें ज़्यादा दिखता है, लेकिन उसका गुण नहीं दिखता है। एक तरीके से हम मतांध हो जाते हैं अपने आप से, जिसमें व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पे क्या करता है, दोषारोपण करता है, और सामाजिक संबंधों में टकराव का कारण बनता है, तथा आत्म सुधार की प्रक्रिया में यह बाधा भी डालता है। जो प्रोजेक्शन बायस है, प्रोजेक्शन बायस को कौन सा दर्शा रहा है? चलनिया सुपुआ को हंस रहा है कि तरह में 77 को छेद, जबकि चलनिया खुदे बहुत सारे छेदों से क्या है, ग्रसित है। और यही है प्रोजेक्शन बायस, यही बता रहा है कि चलनी जो है अपने कमियों को स्वीकार करने के बजाय सुपा की कमियों को उजागर करने की कोशिश करता है। और आप देख रहे होंगे सोसाइटी में, समाज में यही चलता है। आपके सबके मोहल्लों में जो है चाचियों का कुछ समूह होगा जो खाना खाने के बाद मोहल्ले में इकट्ठा हो जाती हैं, अन्य कोई काम नहीं होता है, बहुएं दिन भर मरती रहें, सब कुछ करती रहें, और ये लोग बैठ के दिन भर गप लड़ाती हैं, और उसके घर की, अरे फलानवा की बहू अपने सास को बहुत मार रही है, अपने ननद को गाली दे रही है, वगैरह वगैरह, गिला वगैरह चलते रहता है उनका, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि खुद के घर में, खुद का घर तो संभलता नहीं है, दूसरे के घर पे टीका टिप्पणी करने आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सामाजिक संबंधों में टकराव होता है, उत्पन्न होता है। जो समाज सुधार, जो मतलब खुद के सुधार की प्रक्रिया है, आत्म सुधार की प्रक्रिया है, वो क्या हो जाती है, वो बाधित हो जाती है। डियर एस्पिरेंट, हमारा अगला आयाम है सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें वास्तविक सुधार की कुंजी है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, गवेषणा, सेल्फ रियलाइजेशन पे ही हमारी जो सनातन संस्कृति है वो बहुत ज्यादा फोकस करती आ रही है। आपने देखा होगा, इसका अर्थ है कि अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे सुधारने का प्रयास करना, ठीक है। जब व्यक्ति क्या करता है, अपने भीतर झांकेगा, तभी वह मतलब वास्तविक रूप से अपने दोषों को दूर कर पाएगा, पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट कर पाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ भारतीय दर्शन की बात करोगे तो यहाँ पे जो भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं वो सब लोग आत्मचिंतन पे ज्यादा ध्यान दिए हैं, ठीक है। सब आत्मचिंतन, और ध्यान का मतलब क्या हुआ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, गवेषणा, अपने कमियों को, अपने अच्छाइयों को अलग अलग तरीके से, आलोचनात्मक तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस करके उसे अडॉप्ट करना, अच्छाइयों को अडॉप्ट करना, बुराइयों को त्यागना, ठीक है। दूसरे पे यहाँ पे फोकस करने की बात नहीं आ रही है। खुद को सुधारेंगे तभी जाके जग सुधरेगा। हम उस एक समाज रूपी माला के एक अंश हैं, एक फूल हैं। यदि हम अच्छे होंगे तो वो खुद ब खुद उस माला की शोभा हम बढ़ाएंगे। अगर हम भी अन्य फूलों के जैसे क्या रहेंगे, मुरझाए रहेंगे, हमें अवगुण रहेगा, तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से सबको आत्म अवलोकन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, और स्वयं की कमियों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति जब खुद की दोषों को एक्सेप्ट करता है, उसे सुधारने का प्रयास करता है, तो इसके वजह से व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर आत्म विकास की ओर बढ़ता है। और वह यही हमारी सनातन संस्कृति की, यही हमारी वैदिक कल्चर की क्या है, अल्टीमेट गोल है, ठीक है। और इसी में जो यौगिक प्रक्रियाएं होती हैं ना, इसी आत्म सुधार के वजह से लोग इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, तब जाके कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, कि हम ही ब्रह्म हैं। अब यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि अहंकार का बोध नहीं है। शिव शक्ति विभागे न जायते सृष्टि कल्पना, इस सृष्टि के कण कण में, अंश अंश में शिव हैं। जब ये एकाकार हो जाता है, यौगिक पद्धति यही कहती है ना कि हम सारी चीजों को, हम अब दूसरे के दोषों को देख रहे हैं, हालांकि उसमें भी भगवान है। हम पहले अपने दोषों को देखो। एवरी सोसाइटी गेट्स अ काइंड ऑफ क्रिमिनल इट डिजर्व, ठीक है। हम कहते हैं कि अरे भैया हमारे नेता लोग बहुत चोर हैं, प्रशासनिक अधिकारी चोर हैं, तो पहले खुद देखो तो आप कितने बड़े चोर हो। आप किसान हो, आपने लौकी में क्या करते हो, सुबह सुबह इंजेक्शन घोंप देते हो कि मतलब रात में कि सुबह सुबह ये बढ़ के 5 किलो का हो जाए, ठीक है। आप वाटरमेलन का सीजन आ रहा है, आप क्या करोगे एज ए किसान, आप क्या करोगे, उसमें इंजेक्शन घोंप दोगे कि वो मीठा हो जाए, लाल हो जाए, ताकि आपका वाटरमेलन अधिक बिके। आप
कैंटीन चलाते हो, रात का बासी खाना सुबह जो है उसे गर्म करके लोगों को, बच्चों को खिला देते हो। ठीक है, आप रेड लाइट जंप कर जाते हो, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हो, टैक्स टाइम पे नहीं भरते हो, और आप यूज मिसयूज और एब्यूज का जो कल्चर है, हमारा कल्चर है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ यही करते हैं। सरकार की कोई सुविधाएं हैं, मान लीजिए कि कोई पार्क्स वगैरह है और उस पार्क में आपको मेडिटेशन के लिए जगह बनाया गया है, बैठने के लिए जगह बनाया गया है, एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट रखे गए हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, पहले दिन आप यूज करोगे, दूसरे दिन उसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करोगे, तीसरे दिन उसे चुरा के लेके घर में चले जाओगे, और फिर बाद में जाके सरकार को गाली दोगे कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो ये यूज, एब्यूज और मिसयूज का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके खुद के गुणों को निरीक्षण करने का, मतलब निरीक्षण न करने का द्योतक है। ठीक है, तो पहले अपने आप में सुधार करो। ठीक है, और उसके बाद जो है सोसाइटी सुधरेगी। उसके बाद दूसरे से आशा रखो कि वो नहीं सुधर रहा है और उसको सुधारने की कोशिश करोगे। 500 रुपया में तो आप वोट बेच देते हो। अब चुनाव आ रहा है, आप जाति रूप से डिवाइड हो जाओगे, आप धार्मिक रूप से डिवाइड हो जाओगे, आप ऊंच नीच की भावना से डिवाइडेड हो जाओगे, और अपना जो 5 साल का जो अल्टीमेट गोल है, लोक कल्याण की स्थापना करना, उससे परे जाके अपने किसी जाति के निम्न स्तर के व्यक्ति को, जो मतलब यहाँ पे निम्न स्तर का व्यक्ति मतलब व्यक्तित्व लेवल पे जो करप्ट है, जो कुछ भी कर सकता है सत्ता में बनने के लिए, उसको जाके आप वोट दे दोगे और 5 साल तक रोओगे कि ये काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये नहीं सोचोगे कि आप वो 500 रुपया और एक पौवा महुआ के चक्कर में जो है आपने अपना वोट बेच दिया था। तो इस चीज को ध्यान रखो, हम खुद सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही करते हो कि चलनिया सुपा से हंस रहा है कि भैया तोरा में 77 को। ठीक है, राजनेता आपसे बढ़िया है, कम से कम वो कुछ काम तो करते हैं, और आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, आप अपना वोट ही बेच दिए, ईमान बेच दिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। सामाजिक संदर्भ का मतलब हुआ, अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरे की गलतियों को, वही चीजें हैं, उजागर करने में रुचि रखते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि यह दोहरा मानदंड जो है सामाजिक विघटन और समानता को, असमानता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। लेट्स से कि हम क्या कर रहे हैं कि हम दहेज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सोसाइटी में दहेज जो है ये बहुत ही विषाक्त चीज है। ठीक है, जो डॉगमेटिक रूप से ये एक डॉगमा बन चुका है सोसाइटी का, ये पाखंड बन चुका है अपने आप को शो ऑफ करने का। तो हम क्या करते हैं, दूसरा कोई लेता होता है तो हम तो उसका मतलब बुराई करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है, अपने बचवा की बारी आती है और अपनी बारी आती है, तो सीना चौड़ा करके बैठ जाते हैं कि हमको फॉर्च्यूनर, हमको बुलेट 350 वाला चाहिए, यही है शायद सीरीज का नाम, क्लासिक वाला जो नया मॉडल आया है वो चाहिए, हमको अपाची चाहिए। तो क्या होता है कि जब आप खुद के गुणों को, अवगुणों को आप मतलब एक तरीके से ढंग से अलग अलग सेपरेट करके नहीं देखोगे और दूसरे को क्रिटिसाइज करोगे, तो चीजें इससे विखंडित होती हैं, असमानता बढ़ती है, ऑब्वियस। तो यही कहा गया है। वर्तमान समय में यदि सोशल मीडिया की बात करें तो यही होता है। सोशल मीडिया पे आप कैसे जज करते हो कि भैया जिसका बहुत बड़ा सब्सक्राइबर है वो बहुत अच्छा व्यक्ति भी होगा। हम सोशल मीडिया पे आके हम खूब बढ़िया बढ़िया ज्ञानवर्धक बातें कर दें और व्यक्तिगत लेवल पे बहुत ही निम्न स्तर के व्यक्ति हों, हमारी जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही घटिया है, तो आप क्या करोगे, आपको तो वही दिखेगा और उसी से आप पूर्वाग्रहित होके क्या करते हो, जजमेंटल हो जाते हो। ठीक है, कि बुआ का बाप रे बाप इतना मिलियन सब्सक्राइबर है, मतलब कि वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सोशल मीडिया पे क्या होता है, इसके साथ साथ हमारे पास फोन है, हमारे पास लिखने की आज़ादी है, उस पर कोई बिछावन पे बैठे बैठे आप कुछ मतलब 100-200 का नेट रिचार्ज करके आराम से किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, किसी पे भी भद्दा कमेंट कर देते हो, गाली दे देते हो, लेकिन खुद के जीवन में क्या आपका अचीवमेंट है, क्या अभी तक आपने प्रयास करके क्या हासिल कर लिया है, आप उसका अवलोकन नहीं करते हो, आत्मावलोकन नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यदि समाज आत्म मूल्यांकन की आदत डाले तो उसमें नैतिकता और सहिष्णुता का विकास होगा और मानवता जो है अपने चरम लेवल पे पहुंचेगी, जो सामाजिक बंधनों का सार तत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे इसके अन्य आयामों को हम देखते हैं। ठीक है, अगला आयाम है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में आत्मनिरीक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि आत्मज्ञान और आत्म संयम से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है।
कहने का मतलब देखो, आप किसी भी कंपटीशन में जीतना चाहते हो, जैसे दैट मीन्स लेट्स से यू वांट टू बैडली यू वांट टू क्रैक 70th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसमें जो है आपका कंपटीशन आपके किसी कंपटीटर से नहीं है, आपके किसी दोस्त से नहीं है, खुद से है। खुद का के द्वारा सेट किया गया टारगेट, आप कितना हद तक अपने आप को डेली बीट करते हो, आत्मनिरीक्षण करते हो कि आज दिन भर का मेरा अचीवमेंट क्या रहा, क्या मैंने ऐसी जो भी स्टेप उठाया है, क्या मेरे लक्ष्य की ओर अग्रसर है, या कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं जो ऑफ द ट्रैक है। तो उसमें क्या करते हो, तब जाके आप जब डेली टारगेट सेट करोगे, डेली अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करोगे, तब जाके धीरे धीरे सफलता के द्वार पे आप पहुंच जाओगे, और सफलता जो है आपके दरवाजा खोल के आपके स्वागत करने के लिए तैयार रहेगी। तो यही कहते हैं कि आत्मज्ञान और आत्मसंयम से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है, न कि आप खुदे चलनी हो और सुपा को हंस रहे हो कि तुम में 77 छेद है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो ये त्रुटि विश्लेषण और सुधार पे ही आधारित है। अब यहां पे आप केस स्टडी लो, अब देखोगे कि जो भी वैज्ञानिक खोज हुए हैं वो त्रुटि विश्लेषण पे ही हैं, आधारित हैं। त्रुटि जैसे मान लीजिए बहुत ही लेटेस्ट चंद्रयान 2 का, चंद्रयान 2 जो है आपका सफल हो गया, तो चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई थी उसको मिटिगेट करने की इसरो ने कोशिश करी। हालांकि उसके वैज्ञानिक भी रोए, लेकिन अपनी गलतियों को उन्होंने बहुत ही हर्ष से स्वीकार किया और उस पर कार्य किया और जाके चंद्रयान 3 को सफल बना दिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जब तक आप जो है आत्म सुधार की प्रक्रिया से नहीं गुजरते हो, तब तक आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि द हिंदू पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, नॉट से द हिंदू, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जो है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जो है कितना इंपॉर्टेंट है, बट आप कोशिश करते हो कि अरे भैया का यूट्यूब पे आके कोई 10 मिनट का लेक्चर ना दे दे, लेक्चर दे दे, कुछ भी आके। जैसे देखो आजकल यूट्यूब में जैसे बात आती है कि यहाँ पे आप कोई भी पढ़ाना शुरू कर सकता है, ठीक है, लाखों लोग करोड़ों लोग भरे पड़े हैं। जब बात आती है रियल टीचिंग की, रियल टीचर की, जो आपके मतलब पर्सनालिटी में, आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन कर दें, तो वहाँ पे आंकड़ा जो है सिमट के सैकड़ों में रह जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने डेली का जो आपका आत्मनिरीक्षण का प्रोसेस है, और आपको ये चाहिए कि हमें वैल्यू एडिशन ही चाहिए, हमें शेरो शायरी से कोई मतलब नहीं है, पाखंड से, शिक्षा के नाम पे पाखंड से कोई मतलब नहीं है, तब आप जाके क्वालिटी की चीज को ढूंढ पाओगे। एल्गोरिदम क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और इसी फ्रीक्वेंसी को सामाजिक जो हमारे मतलब सनातन संस्कृति है, यौगिक अप्रोच कहा गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है, कि जो चीजें आप पॉजिटिवली सोचोगे वही चीजें आपके पास आती जाएंगी। जैसे अल्गोरिदम की बात करते हैं, जो भी जिस तरीके का आप वीडियो देखते हो ना, उसी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है, और वैसे ही अल्गोरिदम आपको यूट्यूब पे देखो या नेटफ्लिक्स पे देखो, उसी तरीके का वीडियो और मूवी जो है आपको सजेशन में आता है, आपके पास आने की कोशिश। तो चीजें यही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप आर्थिक दृष्टिकोण को देखो तो आत्मविश्लेषण और विकास काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें बात करें हम जीरो बजटिंग की, ठीक है, परिणाम बजटिंग की, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये आत्मविश्लेषण और विकास से संबंधित है। लेट्स से गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्लान बनाया जाता है, और लोक कल्याणकारी प्लान, और उसके लिए बजट एलोकेशन किया जाता है, और बजट एलोकेशन के बावजूद भी आप देखते हो विश्लेषण करके कि चीजें जो है उस तरीके से परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं जो टारगेटेड था, तो आप क्या करोगे? वहां पे आत्मविश्लेषण करोगे, ठीक है, और आत्मविश्लेषण करके देखोगे कि क्या बजट एलोकेशन जो है अपने सही जगह पे जा रहा है, कहीं बीच में लूप होल्स तो नहीं है, क्या जो ब्यूरोक्रेसी है वो लाल फीताशाही से ग्रसित होके फाइल जो है अटकी तो नहीं रह जा रही है, समय पे जो बजट एलोकेशन है समय पे सही लोगों टारगेटेड जगहों पे पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। और आप देखोगे यदि इसमें खामियां हैं तो उसे एक्सेप्ट करोगे और फिर उसे हटा दोगे, नए तरीके से उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पे आप क्या करो कि यहाँ पे इसका विश्लेषण न करो, ठीक है, और आप अपनी असफलता का दोषारोपण किसी और पे मटने की कोशिश करो, तो वही बात आ जाती है कि चलनिया सुपुआ से हंस रहा है, सुपुआ को हंस रहा है कि तोहरा में 77 गो छे, ठीक है। तो कभी भी ये आत्मविश्लेषण और विकास जो है एक दूसरे से क्या है? संबंधित है, इसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, चलनिया सुपुआ वाला खिस्सा यहाँ पे नहीं होना। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे केस स्टडी देना चाहूंगा शैम मंगल, दैट मीन्स अमेरिका का।
आप इतिहास के पन्नों को खंगाल के देखोगे, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित किस्सों को, इतिहास के पन्नों को जब खंगालोगे तो आप देखोगे कि अधिकतर जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है वो अमेरिका के द्वारा हुआ है, या पश्चिमी देश, लगभग बहुत सारे पश्चिमी देश ऐसा करते हैं। लेकिन क्या होता है कि दूसरों को, वो थोड़ा बहुत किसी देश में कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो शय मंगल आके लेक्चर देने लगते हैं कि इस टोटली वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, अमेरिका विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पार्टिकुलर कंट्री। उसमें होता है क्या है, जब खुदे उसमें 77 को छेद है, खुदे जैसे इराक बर्बाद हो गया, किसके वजह से? अमेरिका की वजह से। ठीक है, कि उसके पास जैविक हथियार है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। बाद में ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल लेवल का जब कमिटी गठित हुई, बैठा तो वहां पे कुछ नहीं पाया गया, और इराक की इकोनॉमी, इराक के लोगों को बर्बाद कर दिया हमें। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप देखोगे तो वही होता है। जैसे आपके बगल के पड़ोसी पाकिस्तान अंकल को देखो, पाकिस्तान बबुआ को देखो, वो क्या करता है, खुदे अपने लोगों को तो सुधार नहीं करेगा, खुदे गुर्बत में जिंदगी कट रही है वहां के लोगों की, और किसको आके दो मतलब लेक्चर देते रहता है, भारत को लेके लेक्चर देते रहता है। अरे भैया, भारत में जो है मुस्लिमों के साथ बहुत ही बुरा बिहेव हो रहा है, ये है, फलाना है। तो हमारे ओवैसी साहब गए थे, उनकी बैंड बजा दी। किसी लड़के ने पूछा कि क्या भारत के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान को भाई समझते हैं? तो उन्होंने कहा भाईचारा किस लेवल का है और कहाँ है भाईचारा? आपने अजमल कसाब को भेजा था तो उसने अटैक किया था, तो तब आपका भाईचारा कहाँ गया था? आप ही के यहाँ का था ना वो। तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वो बोल नहीं पाए, और कहते क्या है कि भारत देखो, जहाँ पे बहुत सारे बर्तन रहेंगे ना, तो वहाँ पे धड़ाम धुड़ुम धुड़ुम ये सब होता रहता है। आपसी दो भाई रहते हैं, उनमें तो पटता ही नहीं है, तो इतनी विविधता है तो हो हल्ला मस्ती रहती है, आपस में कलह होते रहता है। तो सामाजिक ये प्रवृत्ति है, लोगों की सुधरने वाली तो है नहीं, मानव प्रवृत्ति ही ऐसी है। लेकिन इसीलिए कहा गया है ना कि आत्मनिरीक्षण जरूरी है। सब लोग, फलाना कहता है, अब्दुल चाचा कहेंगे कि हमारा धर्म बड़ा है, तिलकधारी चाचा कहेंगे कि हमारा धर्म बड़ा है। ए भैया, जब सुप्रीम पावर एक ही है और उसको, उसके पास जाने के लिए आपने अलग अलग रास्ता तैयार कर लिया है, तो ये जो सुपरमेसी कॉम्प्लेक्स है कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, यही तो सुपरमेसी कॉम्प्लेक्स, आप खुद उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाओगे, आप एकाकार हो ही नहीं पा रहे हो, जो यौगिक दर्शन है उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो कहाँ से आप, मतलब वहीं आप खुदे, मतलब आप में भी अवगुण है, आप में भी सामाजिक अवगुण है, आप में भी सांस्कृतिक अवगुण है, सेम टू सेम दोनों पक्षों में है। लेकिन एक दूसरे को कोसोगे तो आप कहाँ, आत्म सुधार की प्रक्रिया से तो आप गुजर नहीं रहे हो। आत्म सुधार करो, आत्मनिरीक्षण करो, तो ये जो आपके बीच की वैमनस्यता है, या किसी अन्न के द्वारा फूड डाला जा रहा है, तो आप बढ़िया से शांत तरीके से आत्म संयमित होके चीजों को सोच पाओगे, ना कि आप खुदे चलनी हो और सुपा को हंस रहे हो कि तुम्हारे में 77 को छेद। ठीक है, तो हमने इंटरनेशनल रिलेशन का आयाम देखा, राजनीतिक दृष्टिकोण का आयाम देखो। ये तो मतलब चलनिया जो है सुपवा को ही हंसता है कि तुम्हें 77 छेद। हर एक पार्टियां जो है करप्शन की शिकार हैं, कहाँ से फंडिंग होती है, कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, सब लोग जो है आप देखोगे कि ऐसे मतलब लोगों को टिकट दे देते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, रेप के चार्जेज हैं, करप्शन के चार्जेज हैं, मर्डर के चार्जेज हैं, फिर भी उसी लोग को, बाहुबली को लोग टिकट विकट दे देते हैं, और दूसरे पार्टी को कहते हैं कि तुम में इतना बाहुबली है, उससे दो कम रहता है ना, तो उसी का वो मतलब ऐसे लगता है कि हाँ, हम बहुत बड़े साफ सुथरे छवि के हैं। लेकिन एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, ये कोसते रहते हैं। तो यहाँ भी आत्मनिरीक्षण जो है जरूरी है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी ये करे कि हमें बिना पैसे का चुनाव लड़ना है, बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही सीमित संसाधन में, हमें लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना है, साइकिक नेगोशिएशन नहीं करना है, गलत रास्ते पे नहीं ले जाना है, तो वो खुद क्या करेगा? जब उसका चुनाव में पैसा नहीं खर्चा होगा, गलत तरीकों से चुनाव नहीं लड़ेगा, तो ऑब्वियस वो करप्शन नहीं, ठीक है, और वो लोक कल्याण की तरफ ज्यादा उन्मुख होंगे। तो ये चीजें थी, ये आयाम थी, और ऐसे ही किसी टॉपिक को तोड़ के, विखंडित करके ऑपरेशनल तरीकों से सोचा जाता है। और जब आप सोचोगे तो 60 से 800 शब्दों में आपको ऐसे लिखना है, आप इजिली लिख सकते हो। तो हमें क्या करना चाहिए? चलनिया सुपवा को हंस रहा है, इससे जो मानवीय तारत्व है, मानवीय संबंधों का जो तारत्व है, जो रस है, वो विखंडित हो रहा है। सामाजिक रिश्तों में विखंडन हो रहा है, धार्मिक रिश्तों में विखंडन हो रहा है, सांस्कृतिक रिश्तों में विखंडन हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल से, पर्सनल से लेके इंटरनेशनल रिलेशन तक रिश्तों में विखंडन हो रहा है। तो इसके सुधार के लिए आत्मविश्लेषण की हमें आदत डालनी चाहिए।
दूसरों को दोष देने से पहले अपनी कमियों को पहचानना चाहिए। समाज में सहिष्णुता और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने पे फोकस करना चाहिए और किसी भी पूर्वाग्रह से जब हम बचेंगे तभी जो मतलब ये सृष्टि का जो सार तत्व है, ह्यूमैनिटी है, उसके चरम सीमा तक हम पहुंच पाएंगे और अपनी दैवीय जो स्टेटस है, जो हमारा कॉग्निटिव स्टेटस है, उसको इतना हाई अप कर पाएंगे ताकि हम मानव से फिर भगवान के रास्ते पे अग्रसर हो पाएं और ऐसे समरसता विद्यमान होगी और मानवता का जो अल्टीमेट गोल है, सबका साथ सबका विकास, और भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व है वसुधैव कुटुंबकम, इस वजह से पूरी पृथ्वी एक कुटुंब के रूप में साथ में पलेगी और साथ में बढ़ेगी। डियर एस्पिरेंट, ठीक है। आई होप कि जो चीज़ें भी मैं कन्वे करने की कोशिश करा, जिन आयामों को छूने की कोशिश करा, कैसे किसी टॉपिक के आयामों को देखा जाता है, आप तक बहुत आसानी से पहुंच गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।